कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कपिल का कल्पना के ना मिलने पर दिमाग पहले से ही खराब था। ऊपर से अपने बेटे के मुंह से ये सुन करके कि उसके पिता को उसकी माँ से डर लगता है, कपिल का अहम को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जतिन पर गुस्सा करते हुए बोला कि अरे वो तेरी जो अनपढ़ गंवार माँ है ना, उसे ना तो बोलना आता है और ना ही बोलने का तरीका। अरे उस पार्टी में अगर उसने किसी से बात कर ली और अपने मुंह से सारा सच बता दिया कि वो कौन है, तो तुझे पता है कि मेरी बनी बनाई इज्जत दांव पर लग जाएगी और मेरी हंसी जो सबके बीच होगी उसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। कपिल के मुंह से ये सब सुन करके जतिन को तो उसका जवाब मिल गया, पर कल्पना की सास को अपने बेटे की यह बात एक भी समझ में ना आई और उसने कहा कि तू इतना परेशान क्यों है उसके पीछे। अरे किसी से कुछ नहीं बोलेगी वो, तू चिंता मत कर। तभी जूही ने कहा कि आपको इतना कैसे यकीन है दादी कि मम्मी किसी से कुछ नहीं बोलेंगी। तब कल्पना की सास ने कहा कि अरे बोलेंगी तो तब ना जब उसे अंग्रेजी बोलनी आती होगी और तेरी माँ की हिंदी वहाँ किसी को समझ नहीं आएगी। और फिर कल्पना की सास इतना कह करके जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर तक सभी ने कल्पना का इंतजार किया, पर जब कल्पना की कोई भी खबर नहीं मिली तो अब सब ने कल्पना का इंतजार करना छोड़ दिया और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन कल्पना की सास को अभी भी कल्पना के आने का इंतजार था, इसलिए नहीं कि कल्पना की उन्हें चिंता थी, बल्कि इसलिए कि उनके घर का काम कौन करेगा। अब 2 घंटे बीत चुके थे, पर किसी को भी अभी भी कल्पना की कोई चिंता नहीं थी कि वो कहाँ है, कैसी है, ठीक है या नहीं है, किसी मुसीबत में तो नहीं है। पर कल्पना के घर वालों को एक तिनके की भी कोई चिंता नहीं थी। इधर अमृता के घर पर अमृता ने कल्पना से कहा कि दीदी, आप किसी को बिना बताए यहाँ आ गई हैं, तो वहाँ सब परेशान हो रहे होंगे आपके लिए। आप अब वापस जाना ही नहीं चाहती हैं तो आप उनको एक फ़ोन करके ही बता दीजिए कि आप जहाँ भी हैं ठीक हैं और अब आप कुछ दिन यहाँ रहने वाली हैं। ये बात जान करके उन लोगों को भी थोड़ा सुकून मिलेगा, वरना बच्चे भी अब आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। कल्पना को अमृता की बात सुन करके बड़ी हंसी आ गई और उसने कहा कि क्या हुआ अमृता तुम्हें, तुमने मेरी जैसी गलतफहमी पालना कब से शुरू कर दिया। अमृता ने कहा कि गलतफहमी कैसी दीदी। कल्पना ने कहा कि यही गलतफहमी कि मेरे पति, मेरी सास और मेरे बच्चों को मेरी चिंता हो रही होगी कि मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ। अरे मेरी सास ने मेरे पति को और फिर मेरे पति ने मेरे हमारे बच्चों को, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, फुल ट्रेनिंग दी है। मेरे होने या ना होने पर फर्क ना पड़ने, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा उस घर में। हाँ, अगर किसी को 1% भी मेरी कमी खल रही होगी ना, तो वो है मेरी सासू माँ, जिन्हें घर के काम वाली मतलब कि मेरी याद आ रही होगी। बाकी उस घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अमृता की मैं जिंदा हूँ या नहीं। और फिर इतना कहते कहते कल्पना की आंखें नम हो गई। अमृता समझ गई कि दीदी भले ही अब रोना बंद कर चुकी हैं, पर उनके दिल में अपनों का दिया दर्द अभी भी उतना ही चुभ रहा है। अमृता ने कल्पना का थोड़ा मूड चेंज करने के लिए कहा कि तो अब क्या करना है दीदी, और मैं अब आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तब कल्पना ने कहा कि वक्त क्या हुआ है। तब अमृता ने कहा कि रात के 9 बजने वाले हैं। तभी कल्पना ने कहा कि चल अपने जीजू के नंबर पर फ़ोन लगा तू। अमृता बहुत हैरान हो गई और कहा कि अभी आपने कहा कि वहाँ किसी को आपकी कोई परवाह नहीं है, फिर अब क्यों आप फ़ोन लगाने के लिए कह रही हैं। तब कल्पना ने कहा कि तू फ़ोन तो लगा, फिर तुझे सब बताती हूँ। अमृता ने कल्पना की बात मान करके कल्पना के पति कपिल को कॉल किया। अमृता का फ़ोन देख करके कपिल पहले ही समझ गया कि हो ना हो कल्पना इसी के पास गई होगी अपना दुखड़ा सुनाने। पर फिर भी कपिल ने अमृता का फ़ोन उठाया और उठाते ही उसने अमृता से कहा कि
तो पहुंच गई तुम्हारी बहन तुम्हारे पास हमारे दर्द की कथा सुनाने। कपिल के मुंह से ये सब सुन करके अमृता के तो होश उड़ गए, पर कल्पना अपने पति की आदत से बखूबी परिचित थे, इसलिए उसे कपिल की इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। अमृता ने कहा कि आपको कैसे पता जीजू कि कल्पना दीदी मेरे पास आई हैं। इस बात पर कपिल जोर से हंसता हुआ बोला कि वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बहन के बारे में वो सच पता है जो शायद तुम्हें नहीं पता है। अमृता ने हैरानी से कहा कि क्या? कपिल ने तब बड़े ही ताव से कहा कि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुआं का मेढक सिर्फ कुआं तक ही सीमित रहता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी कल्पना दीदी भी वो इससे ज्यादा कहीं नहीं जा सकती हैं। कल्पना को अपने पति से तो ऐसे ताना सुनने की आदत थी, इसलिए उसे अपने पति की बात का ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर अमृता को अपनी बहन के बारे में ये सब सुन करके बहुत गुस्सा आ गया और उसने कपिल से कहा कि जीजू मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि दीदी कुछ दिनों के लिए अब मेरे साथ ही रहेंगी, जब उनका मन करेगा तब वो। और तभी कपिल ने अमृता की बात बीच में ही काटते हुए कहा कि अगर आपका मन करे तो यहाँ मत भेजना, क्योंकि उसके यहाँ आने से और यहाँ चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अपने बेटे कपिल को ऐसे बोलते सुन करके कल्पना की सास से रहा नहीं गया और उसने पीछे से चिल्ला करके कहा कि अरे वो चली जाएगी तो इस घर का काम कौन करेगा? इस उम्र में मैं अपना हाथ पैर नहीं तोड़वाऊंगी। सुन तो उसे बोल दे कि जिस पैर से इस घर से गई है उन्हीं पैर से चुपचाप वापस आ जाए और आ करके अपनी गृहस्थी चलाए। कल्पना की सास की बात सुन करके अब अमृता ने बड़े ताव से कपिल से कहा कि आपकी माँ की बात सुन करके ऐसा लगता नहीं है कि आपका घर मेरी दीदी कल्पना के बिना एक दिन भी चल पाएगा। तब कपिल ने अमृता की बात का जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारी बहन की जरूरत इस घर में सिर्फ एक काम वाली जितनी है और इसलिए मेरी माँ अपनी बहू को नहीं बल्कि एक काम वाली को वापस लौट आने के लिए कह रही हैं। तो अब मैं अपनी माँ की ये जरूरत भी एक नौकरानी रख करके पूरी कर लूँगा और आप अपनी बहन को अपने घर पर रख अपनी जरूरत का काम करवा लेना। वैसे आपकी बहन बहुत अच्छा काम करती है तो आप उसकी एक मेड के रूप में अच्छी जॉब लगवा सकती हैं। कपिल ने अब अमृता के ताने का जवाब अपने ताने को मार करके दे दिया था और ऐसा करके कपिल का अहम संतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसने अपनी बात कह करके अमृता का कॉल कट कर दिया। कपिल के कॉल कट करने के बाद अमृता का गुस्सा और बढ़ गया और अब वो कपिल को ही बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी, पर कल्पना अभी भी चुपचाप अमृता की बातों को सुन रही थी। अमृता का ध्यान अचानक ही कल्पना पर गया जो बड़ी खामोशी से अमृता की बातों को सुन रही थी। तो अमृता ने कहा, दीदी आपने कुछ बोला क्यों नहीं जीजू से? अरे उनकी इतनी घटिया सोच जानने के बाद मुझे तो उन्हें जीजू कहने का भी मन नहीं कर रहा है। फिर भी वो तो आपके पति हैं, आप कैसे उन्हें इतना झेल लेती हैं? अरे आप उनके इस ताने को कोई जवाब क्यों नहीं देती हैं? क्यों ऐसे चुपचाप बस सुनती रहती हैं? आपकी इसी खामोशी का न सिर्फ आपके पति बल्कि आपकी सास और अब आपके बच्चे भी फायदा उठा रहे हैं। और अगर अभी भी आपने कुछ नहीं कहा इन लोगों को तो बुरा मत मानना दीदी, पर जतिन की होने वाली पत्नी और आपकी बहू भी आपकी इज्जत नहीं करेगी और वो भी आपको दो कौड़ी से ज़्यादा नहीं समझेगी, इसलिए आपको अपने लिए अब बोलना ही होगा। कल्पना ने कहा कि तो क्या बोलूं मैं अब अपने पति से कि उन्होंने मुझे कुएं का मेढक क्यों बोला या फिर मुझे अपने घर की कामवाली क्यों बोला? अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है अमृता, मैंने अपनी इज्जत खुद ही अपने घर में अपने पति के सामने अपनी सास की नज़रों में और यहाँ तक कि अपने बच्चों के नज़रों तक में ऐसी ही बना ली है कि अब उन्हें मेरे बारे में बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। मैं, क्योंकि मैं हमेशा ही डरती रह गई, कभी अपने पति से तो कभी अपनी सास से, और उनकी हर बात का बस मानती चली गई, जिससे मेरा हौसला दिनों दिन कमज़ोर और उनकी हरकतें बढ़ती चली गईं। और आज भी यही कारण है कि मेरे पति ने मेरी
तुलना एक कामवाली के साथ कर दी। अरे अब बोल, जिस आवाज को मुझे अपने लिए 19 साल पहले ही उठा लेना चाहिए था, वो मैंने तब नहीं उठाई, तो आज अचानक से उठा करके मैं क्या कर लूंगी। मेरे उनके दिमाग में मेरी जो छवि बन चुकी है, वो मेरे एक दिन के जवाब से नहीं मिटने वाली है। उनके लिए मुझे 19 साल तक तो नहीं, पर कुछ दिनों के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इसलिए अब तू भी कपिल की बातों का गुस्सा थूक दे और चल, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। तो तू चल करके खा ले और आराम से सो जा, क्योंकि आने वाली सुबह तेरे लिए बहुत सारी भाग दौड़ लेकर के आने वाली है। क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मुझे सबसे ज़्यादा तेरे साथ की ज़रूरत है। अमृता ने अपनी बहन का हाथ थामते हुए कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, एक माँ और अपनी मातृभाषा के सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा मैं वो तो करूँगी ही, और जो नहीं भी हो सकेगा वो भी मैं हर हाल में संभव बना करके ही सांस लूँगी। फिर कल्पना ने अमृता की पसंद का खाना बनाया और दोनों ने मिल करके खाना खाया और सोने की तैयारी में लग गई। उधर कपिल के घर में सब पार्टी से बिना खाना खाए ही घर वापस आ गए थे, इसलिए अब सबको भूख लग रही थी और अब सबकी नज़र कल्पना की सास पर थी और कल्पना की सास की नज़र भगवान पर कि अब वो ही कोई चमत्कार कर दें और कल्पना को फिर से घर वापस भेज दें, तो वो आ करके ये सब काम करे, वरना ये सब लोग मिल करके उसकी ही कमर तोड़ेंगे। क्योंकि वो अपने बेटे कपिल और उसके दोनों बच्चों को अच्छे से जानती थी। इन लोगों को अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कोई ना कोई ऐसा घर में चाहिए जिसके सामने ये खुद को अच्छा बना सके। अभी तक तो कल्पना थी तो सब कल्पना पर चढ़े रहते थे, और अब जब वो यहाँ पर नहीं है तो अब सबकी नज़रों का कांटा मैं बनी होंगी। बहुत देर तक जब कल्पना की सास यानी शकुंतला ने भी खाने के लिए कुछ नहीं बनाया, तब कपिल ने अपनी माँ से कहा कि माँ जल्दी से कुछ खाने के लिए बना करके लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है और बच्चे भी भूखे हैं। शकुंतला अब सोच में पड़ गई कि अगर उसने अपने बेटे से खाना बनाने के लिए साफ साफ मना कर दिया तो कहीं उसका बेटा उसकी भी ना क्लास लगा दे। इसलिए शकुंतला जी ने अपना दिमाग लगाते हुए अपने बेटे से कहा कि अगर मुझे पता होता कि तेरी पत्नी इतनी स्वार्थी है कि वो तुझे और अपने बच्चों को भूखा छोड़ करके अपनी बहन के पास जा करके बैठ जाएगी, तो मैं कब का खाना बना लेती। पर बेटा तू तो जानता है कि जिस दिन से कल्पना ने इस घर में कदम रखा है तब से मैंने किचन में एक दिन भी कदम नहीं रखा है, तो इसलिए तू मुझे थोड़ा वक्त दे, बस कल तक का, तो मैं सब जा करके खाने की सामग्री ढूंढ लूंगी और कल से तेरे लिए और बच्चों के लिए नाश्ता लंच सब रेडी कर दूंगी। पर अगर आज भर के खाने का इंतजाम तू कर देता तो। कपिल को भी अपनी माँ की बात सही लगी तो उसने कहा कि ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए, आप कल से किचन का काम देख लीजिएगा, मैं अभी ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर देता हूँ, तो हम सब यहीं घर पर ही खाना खा लेंगे। वैसे भी अब आपकी भी दवाई का वक्त हो चुका है और अब आप खाना बनाने जाएंगी तो पता नहीं कब तक खाना बनेगा और कब तक हम लोग खाएंगे। इतना कह करके कपिल खाना ऑर्डर करने लगा और कल्पना की सास शकुंतला मन ही मन बहुत खुश हो गई कि उसकी तरकीब काम कर गई और उसे कम से कम आज तो खाना बनाने से छुट्टी मिल गई। अब कल का कल देखा जाएगा। लेकिन अभी भी शकुंतला जी की समस्या का पूरी तरह से निवारण नहीं हुआ था। बाकी अब उनके लिए पहले से भी ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी होने वाली थी। अब कपिल ने अपने बच्चों से पूछा कि वो क्या खाना पसंद करेंगे, तो दोनों बच्चों ने नॉर्मल खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और जतिन ने कहा कि वो फास्ट फूड खाना पसंद करेंगे और फिर जूही ने कहा कि वो तो पिज्ज़ा ही खाएगी और कपिल ने भी अपने लिए नूडल और सूप ऑर्डर कर लिया। और अब बारी आई जब शकुंतला जी की, तो कपिल ने उनसे कुछ पूछने की जगह कह दिया कि आप भी तो यही सब खाना पसंद करती हैं, तो मैं आपके लिए भी सेम यही ऑर्डर कर देता हूँ।
अब बेचारी शकुंतला जी बहुत बुरी तरह से फंसी कि वो चाह करके भी अपनी पसंद का खाना नहीं खा सकेंगी। और अब इस उम्र में भूखा रहना शकुंतला जी के बस के बाहर था। और अब करें तो क्या करें। वो बेटे से कुछ कहा तो उनका सालों पुराना राज सबके सामने खुल जाएगा और फिर उन्हें भी सब कल्पना की तरह ताना मार करके उनका मजाक उड़ाएंगे, जो कि शकुंतला जी को किसी भी कीमत पर गंवारा नहीं था। तो अब बेचारी शकुंतला जी क्या करेंगी। ऑर्डर किया हुआ खाना अब घर पर पहुंच चुका था। कपिल के साथ साथ अब जतिन और जूही ने बड़े मजे से खाना खाना शुरू कर दिया था। लेकिन डाइनिंग टेबल पर बैठी शकुंतला जी ये सोच रही थी कि वो कैसे ये सब मैदा की बनी चीजें खाएं, क्योंकि उनको तो ये सब एक आंख नहीं भाता था। बहुत देर तक जब शकुंतला जी ने कुछ भी नहीं खाया तब कपिल ने कहा कि क्या हुआ माँ आपको, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं। आपको तो ये सब पसंद है ना, फिर अभी तक आपने ये खाया क्यों नहीं। कहीं आपको भी तो कल्पना की तरह दाल रोटी तो नहीं खाना है। अरे इतना कहने के बाद कपिल और दोनों बच्चे हंसने लगे। ये देख करके शकुंतला जी ने बात को बनाते हुए कहा कि अब देख कपिल, मैं अगर कुछ भी कहूंगी तो तू कहेगा कि आप माँ फिर से शुरू हो गई। पर सच तो यही है कपिल कि मैं चाहे लाख कल्पना को भला बुरा कह दूं, पर मैं उसे दिल से अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। और अब मुझे उसी बेटी की बहुत चिंता हो रही है और इसलिए मुझसे आज खाया नहीं जा रहा है। तुम लोग खा लो, मेरा जब मन थोड़ा ठीक होगा तो मैं खा लूंगी। अपनी माँ को कल्पना के लिए ऐसे परेशान देख करके कपिल को अपनी माँ पर बहुत प्यार आने लगा और वो मन में सोचने लगा कि एक तरफ मेरी माँ है जो उस कल्पना के बारे में सोच सोच करके खुद को दुखी और खाना तक नहीं खा रही है, और एक तरफ वो कल्पना है जो अपने इतने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके अपनी बहन के घर में मजे से खा पी करके सो रही होगी। कपिल को अब अपनी माँ का ऐसे भूखा रहना देखा नहीं गया और वो जबरदस्ती अपनी माँ को पिज्जा का एक बाइट खिलाने लगा। शकुंतला जी ने जैसे तैसे करके उस टुकड़े को अपने गले के नीचे उतारा और वहां से कुछ काम का बहाना बना करके भाग गई। लेकिन कपिल और उसके दोनों बच्चों का खाने से ध्यान हट ही नहीं रहा था। उन्हें तो बस खुद का पेट पूजा से मतलब था। इसलिए ना तो कपिल को एक बार भी कल्पना की याद आई, और ऐसा ही कपिल ने अपने बच्चों को भी बना दिया था, जिससे कल्पना के घर से चले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों में से किसी ने भी अपनी माँ को एक काल तक करना जरूरी नहीं समझा। इधर अमृता तो आज अपनी बहन के हाथ का स्वादिष्ट खाना खा करके बिस्तर पर लेटते ही सो गई, पर कल्पना को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। उसे तो अपने बच्चों की चिंता हो रही थी कि कहीं उसकी इस लड़ाई में उसके बच्चों को बहुत कुछ ना सहना पड़े। इसलिए कल्पना अपनी सास की आदत जानती थी कि वो कभी भी उठ करके खुद से खाना नहीं बनाएंगी, चाहे वो खुद भूखी रह जाए तो रह जाए। और कल्पना को अपनी सास पर इतना यकीन इसलिए था क्योंकि इन 19 सालों में जब भी कल्पना की तबीयत खराब हुई या वो बीमार पड़ी तो उसकी सास ने कभी भी उसे एक गिलास तक पानी के लिए नहीं पूछा था। उल्टा अपने बेटे कपिल के कान भर करके बुखार से तड़पती कल्पना से ही अपने घर का चूल्हा जलवाती थी। इसलिए कल्पना अपनी सास को तो बहुत अच्छे से अब जान चुकी थी, पर कल्पना को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कपिल पर कि वो पति भले ही अच्छे ना हो, पर एक बेटा और पिता दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और जूही तो उनकी लाडली है, इसलिए वो दोनों बच्चों को भूखा तो नहीं सोने देंगे। रात बहुत हो चुकी थी और अब कपिल के साथ साथ दोनों बच्चे भी पेट भर करके खा पी करके सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे। लेकिन अब शकुंतला जी का भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। उन्होंने थोड़ा सा पानी पी करके सोने की बहुत कोशिश की, पर पेट में रेस लगा रहे चूहों की फौज ने उन्हें सोने नहीं दिया और अब भूख उनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे किचन में गई और इधर उधर के डब्बे खोल करके अपने लिए कुछ खाने को ढूंढने लगी। अब 19 साल से जिस औरत ने किचन का मुंह न झांका हो
उसे क्या पता कि घर की छोटी मोटी भी खाने की चीजें कल्पना ने कहाँ रखी हुई है। यहाँ तक कि कभी कल्पना अपने मायके कुछ दिन रहने के लिए चली जाए तो कल्पना की सास 2 दिन बाद ही तबीयत खराब का बहाना बना करके उसे मायके से वापस बुला लेती थी। शकुंतला जी बहुत देर तक एक भूखे चूहे की तरह कभी इस डिब्बे को तो कभी उस डिब्बे को खोल खोल करके खाने के लिए ढूंढती रही, पर जब उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और तो वो थक हार करके वहां से बाहर हाल में आकर के बैठ गई। वो सिर पर हाथ रख करके बैठी हुई थी कि एक भूख है जो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है और एक हाथ है जो खुद के पेट के लिए भी कुछ बनाने को तैयार ही नहीं है। हाय, ये मेरे हाथ का आलस कहीं मुझे ही ना आज मार डाले। अब क्या करूं भगवान, क्या खाऊं? तभी शकुंतला जी की नजर भगवान पर चढ़े प्रसाद पर पड़ी, जिसे आज ही कल्पना ने अपने हाथों से शुद्ध घी से बनाया था। गाजर का हलवा। ये देख करके तो जैसे शकुंतला जी के पैर में पंख लग गए और वो उड़ करके सीधा भगवान की मंदिर के पास आ करके रुकी और भगवान के सामने माफी मांगते हुए बोली कि भगवान, पहले तो माफ करना कि मैं आपके हिस्से का भोजन कर रही हूँ, और दूसरा मैं आपको धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने आज मुझे ये गाजर का हलवा ना दिखाया होता तो शायद सुबह तक मेरे नाम के पत्तल फाड़ देते ये लोग मुझे मरा मान कर। शकुंतला जी से अब रुका नहीं गया और वो बड़े मजे और स्वाद के साथ गाजर का हलवा खाने लगी, पर इस बीच उन्होंने एक बार भी कल्पना को इसके लिए धन्यवाद तो दूर याद तक नहीं किया कि आज उसके बनाए खाने ने ही शकुंतला जी के पेट और आत्मा को शांति दिलाई थी। शकुंतला जी का मुंह तब रुका जब प्लेट से गाजर का हलवा खत्म हो गया और अब उनका पेट भी भर चुका था। अब वो पानी पीने के लिए जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास गई तो उन्होंने देखा कि कपिल और बच्चों ने वो फास्ट फूड आधा खा करके और आधा वहीं डाइनिंग टेबल पर ही पड़ा रहने दिया। शकुंतला जी उस फास्ट फूड को देख करके मुंह बनाने लगी और मन में सोचने लगी कि आज तो मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ, क्योंकि जब भी कपिल बाहर से खाना ऑर्डर करता था तो ये कल्पना ये फास्ट फूड और नूडल खाने से साफ मना कर देती थी और अपने लिए रोटी सब्जी ही ऑर्डर करवाती थी। उसकी इस हरकत पर मेरा बेटा और फिर धीरे धीरे उसके बच्चों ने कल्पना का जम करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था, यह कह करके कि घर पर रोज रोज दाल रोटी खाने के बाद भी ये बाहर से सिर्फ दाल रोटी ही खाने को ऑर्डर करवाती हैं। इन्हें तो बिल्कुल भी हाई फाई लोगों के तरह बाहर का खाना खाना भी नहीं आता है। इस मजाक का पात्र मैं ना बन जाऊं, इसलिए मैं भी अपने बेटे और उसके बच्चों के सामने मॉडर्न बनाने के लिए ये सब अपने लिए भी ऑर्डर करवा लेती थी। पर मेरा बेटा ये नहीं समझता था कि जिन लोगों को घर के खाने का स्वाद लग जाता है उन्हें फिर ये बाहर के चोचले पसंद नहीं आते हैं। इसलिए फिर भी सबकी नज़रों से छिप करके मैं कल्पना की उस रोटी सब्जी से ही खा लिया करती थी, जिससे मैं इन लोगों के सामने मॉडर्न भी बन जाती थी और उधर कल्पना के खाने से अपना पेट भी भर लेती थी। वो अलग बात है कि मेरी इस तरह के चक्कर में कल्पना भूखी रह जाती, पर कल्पना तो ये होता था कि वो ये बात किसी से कहती नहीं है कि मैं उसके साथ ऐसा करती थी। रात बीत गई और नई सुबह ने अपनी दस्तक दे दी थी। कुछ लोगों के लिए बीती रात बहुत कठिन थी गुजारना और कुछ के लिए जैसे बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आई हो। कल्पना रात भर अपने निर्णय के बारे में सोचती रही और करती रही चिंता अपने दोनों बच्चों की। कल्पना को सबसे ज्यादा चिंता थी तो जूही की, क्योंकि जूही बहुत ही जिद्दी और खाना खाने में हद से ज्यादा नखरीली, और उससे भी ज्यादा कल्पना की सास एक नंबर की कामचोर। कल्पना को रात भर बस यही चिंता खाए जा रही थी कि जिस रास्ते में उसने अपने कदम बढ़ाए हैं कहीं उसकी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते वो अपने बच्चों को ना खो दे, क्योंकि उसके दोनों ही बच्चे अभी बहुत छोटे थे। भले ही जतिन की उम्र
जूही से बड़ी थी, पर अभी भी वो इतना समझदार नहीं थी कि वो सही और गलत के बीच का फर्क करे। और फिर बच्चे कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, एक माँ के लिए तो वो हमेशा ही छोटे ही रहते हैं। और एक तरफ कपिल था, जिसे कल्पना के ना होने पर इतने सुकून भरी नींद आई जैसे वो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा हो। अब कल्पना और कपिल की इस लड़ाई में सबसे बुरा हाल था तो शकुंतला जी का, क्योंकि उन्हें काम के नाम से ही बहुत चिढ़ थी। और एक बहू थी जो रात दिन एक नौकर की तरह उनकी जी हुजूरी में लगी रहती थी, अब वो भी नहीं थी। तो अब शकुंतला जी की चिंता भी गहरी रात की ही तरह गहरी होती जा रही थी, और इसी चक्कर में वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई। अगली सुबह कल्पना वक्त से उठ करके अपनी बहन के ऑफिस जाने के पहले ही सारा काम और उसके नाश्ते के साथ साथ उसका लंच भी तैयार कर दिया, और बेड टी लेकर के अमृता को जगाने आ गई। ये सब देख करके अमृता को तो बहुत अच्छा लगा, और साथ ही वो बहुत हैरान भी हो गई कि अभी सुबह के सिर्फ 8 ही बजे हैं और घर का सारा काम भी हो गया। अमृता ने कहा कि सच में दी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो कभी इतना सब कुछ सपने में भी नहीं सोच सकती, तो करने की बात ही दूर है। कल्पना ने कहा कि लड़की चाहे शादी के पहले चाहे जितनी ही आज़ादी से जी ले, पर एक बार जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो जिम्मेदारी और जिम्मेदारी को निभाने की हिम्मत भी खुद ही आ जाती है उसमें। और वैसे भी मैं कौन सा पैदा होते ही एक कामवाली बन गई थी। अपने पिता के घर से मैं रानी की तरह इठलाती रहती थी। वो तो ससुराल आ करके अपनी असली औकात पता चली, न सिर्फ अपनी सास से बल्कि अपने पति और बच्चों से भी। इतना कहते ही कल्पना का गला भर आया और अमृता को भी कल्पना के दर्द का एहसास हुआ। तभी अमृता ने कल्पना का मूड चेंज करने के लिए कहा कि तो दीदी, अब आपने तो मेरी बहुत मदद कर दी, अब मेरी बारी है। आप बताइए आखिर मुझे अब आपकी मदद कैसे करनी है। कल्पना ने कहा कि मुझे इंग्लिश सिखा करके। अमृता को कल्पना की ये बातें सुन करके बड़ी हैरानी हुई, और उसने कल्पना से कहा कि दीदी, ये तो वही बात हो गई कि हम दूसरों को रास्ता दिखाते दिखाते खुद ही गड्ढे में गिर गए। जब आप भी अपने बच्चों की तरह इंग्लिश सीख जाएंगी तो आप उन्हें कैसे अपनी मातृभाषा का महत्व बता पाएंगी। अरे, आपके बच्चों और पति की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, और अगर आपने ये सीख लिया तो फिर उनकी सारी शिकायत ही आपसे खत्म हो जाएगी, और फिर आपको भी आपका परिवार मिल जाएगा, और फिर इन सब में हमारी मातृभाषा का क्या होगा। वो तो फिर वही का वही रह जाएगा, जहाँ से शुरू हुई वहीं पर आ करके खत्म। अमृता ने ये बात कल्पना से थोड़े गुस्से में कही, पर कल्पना को अमृता की बात सुन करके गुस्सा नहीं बल्कि एक प्यारी मुस्कान आ गई। ये देख करके अमृता ने कहा कि दीदी, मैं आपसे क्या बात करती हूँ, आपको कुछ सुनाई भी दे रहा है या बस आपको मेरी बात पर अब मजाक लग रहा है। कल्पना ने कहा कि दिख रहा है कि मेरी बातों का जिस लड़की पर इतना असर हो गया है, मेरे फैसले पर कितना गहरा शक कर रही है। अमृता ने हैरानी से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं। कल्पना ने कहा कि देख, बचपन से तो तूने भी हिंदी विषय का ज्ञान लिया होगा, पर तुझे क्या कल जितनी तक हिंदी भाषा प्रिय रही है जितनी अब हो गई है। अमृता ने कहा कि नहीं। कल्पना ने कहा कि क्यों नहीं, आखिर हिंदी भाषा के बारे में तो तुझे भी पता था, फिर नहीं क्यों। अमृता ने कहा क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, कभी भी इस नज़रिए से देखा ही नहीं था कि भाषाओं का भी अपना अपना महत्व होता है, और हिंदी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और यहाँ तक कि हमारे देश के लिए न सिर्फ एक भाषा है बल्कि एक गौरव है। ये जान करके तो तुझे हिंदी भाषा से बहुत प्रेम हो चुका है, क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ और भारत देश के साथ साथ मुझे उसकी हर एक चीज से बहुत प्यार है। कल्पना ने कहा तो बस फिर जो मैं कहती हूँ तो बस वो करते जाओ, और फिर धीरे धीरे देखो कि ये बात ना सिर्फ मेरे बच्चों पति तक नहीं जाएगी। मेरा लक्ष्य कल भी वही था और आज भी वही, ये मेरे अपनों के साथ
अपनों का प्रेम पाने की नहीं बल्कि खुद के आत्मसम्मान और महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा को भी उसका आत्मसम्मान और महत्व दिलाने की है। इसलिए जब तक मेरे ये दोनों ही लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, मैं ये लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ूंगी। अमृता ने कल्पना के कंधे में हाथ रखते हुए कहा कि अगर ये बात आपके परिवार को कभी समझ नहीं आई तो। कल्पना ने मुस्कुराते हुए अमृता से कहा कि जब इरादे नेक होते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं और फिर हमारे हर अच्छे काम में हमारे भगवान हमारे साथ होते हैं। और फिर जब भगवान हमारे साथ हों तो इस दुनिया में तो क्या, किसी भी दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण कौरवों की तरफ नहीं बल्कि पांडवों की तरफ थे और अंत में जीत कौरवों की नहीं बल्कि पांडवों की हुई थी। अपनी बहन का फैसला और भगवान पर भरोसा देख करके अब अमृता का भी शक दूर हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने मन में अपनी बहन कल्पना के इंग्लिश सीखने को लेकर के एक अजीब ही कसमकस में थी। इसलिए अमृता ने दोबारा से कल्पना से कहा कि दीदी, जब आपको अपने भगवान और खुद पर इतना भरोसा है तो फिर आपको इंग्लिश सीखने की क्या जरूरत है। तब कल्पना ने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरी इस चिढ़ का उपाय करती हूँ, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुन और फिर उसे ऑफिस जा करके समझाना तो तुझे मेरी समझ में आ जाएगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, ठीक वैसे ही अब ये इंग्लिश भाषा ही मेरे परिवार को सही रास्ते पर ले करके आएगी। अब अमृता को भी धीरे धीरे कल्पना की बातों के पीछे का मतलब समझ आने लगा था। इसलिए उसने अब बिना किसी सवाल के अपनी बहन का साथ देने का फैसला कर लिया। इधर कल्पना के ससुराल में सभी घोड़े बेच करके सो रहे थे, क्योंकि आज उनके घर का अलार्म जो कि कल्पना थी वो आज घर पर थी ही नहीं। इसलिए आज कोई भी वक्त पर सो करके नहीं उठा और ना ही घर में भगवान की आरती की गूंज सुनाई पड़ी। अचानक ही कपिल के फोन में बार बार उसके ऑफिस से कॉल आने की आवाज से नींद खुल गई और उसने नींद में ही फोन उठाया। हेलो हेलो कपिल, कहाँ है तू? अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आया? तुझे याद तो है ना कि आज हमारे मिस्टर मेहता के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। ये सुन करके तो कपिल की आंखों से जैसे सारी नींद ही उड़नछू हो गई और वो एकदम से घबरा करके उठा और उसने अपने फोन में टाइम चेक किया तो फोन में सुबह के 10 बज चुके थे, जबकि हर रोज कपिल 9 बजे ही ऑफिस में पहुंच जाता था। पर आज कल्पना के ना होने से जिंदगी में पहली बार कपिल से इतनी बड़ी गलती हो गई। कपिल ने अपने दोस्त से कहा कि अभी मीटिंग का समय तो वही 11 बजे से है ना। कपिल के दोस्त ने कहा कि समय तो वही है, पर मिस्टर मेहता मीटिंग से पहले तुझसे कुछ बात करना चाहते थे, इसलिए तुझे जितना जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचना होगा। कपिल ने कहा कि हाँ ठीक है, तू कैसे भी करके अभी मिस्टर मेहता को बातों में उलझा करके रख, मैं 11 बजे के पहले ही ऑफिस पहुंच जाऊंगा। कपिल कॉल डिस्कनेक्ट करते ही सीधा उठ करके बाथरूम की तरफ भागा और जल्दी ही नहा धो करके रेडी होने लगा। अब कपिल की आज बहुत ही खास मीटिंग थी, जो आज उसे अच्छा ड्रेसअप करके भी जाना था। इसलिए कपिल जल्दी ही अपने कपड़े खोजने लगा और जब उसे उसकी चीजें नहीं मिली तो वो एकदम से चिल्ला करके बोला, अरे कल्पना कहाँ हो यार, मेरा कोई भी सामान नहीं मिल रहा है और मुझे ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा है, जल्दी आओ और आ करके मेरी मदद करो। इतना कहते ही अचानक ही कपिल को याद आया, कल्पना तो कल ही घर छोड़ करके चली गई है, तो वो अब उसकी मदद के लिए कैसे आ सकती है। तभी कपिल के अहम ने अंदर से उससे कहा कि अगर कल्पना नहीं है तो क्या हुआ, वो खुद ही अपना काम कर सकता है, जैसे कि वो शादी के पहले ही कर लिया करता था। तब कौन सी कल्पना उसकी जिंदगी में थी। ऐसा सोच करके कपिल तुरंत रेडी हो गया और उसने अपने सभी जरूरी फाइल अपने बैग्स में रख लिए और भाग करके डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। कपिल ने अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहा कि माँ, आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, तो आप मेरा नाश्ता पैक कर दीजिए, मैं ऑफिस में ही खा लूँगा।
थोड़ी देर तक जब कपिल को अपनी माँ का कोई जवाब नहीं मिला तो जल्दी ही उठ करके वो किचन की तरफ गया। तो उसने देखा कि उसकी माँ तो किचन में थी ही नहीं, और ऊपर से नाश्ता तो दूर, चाय तक कपिल की माँ ने नहीं बनाया था। ये देख करके कपिल को बहुत हैरानी हुई कि माँ ने तो मुझसे खुद कहा था कि कल रात का डिनर बस मैं बाहर से ऑर्डर कर दूं, बाकी वो आज से किचन संभाल लेंगी। फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ बनाया क्यों नहीं? खुद जा करके माँ से ही पूछ लेता हूँ। कपिल भाग करके अपनी माँ के कमरे में गया, जो बिस्तर पर लेट करके हाय राम की माला जप रही थी। ये देख करके कपिल बहुत घबरा गया और उसने अपनी माँ से कहा कि आपको क्या हुआ है माँ, आप ऐसे क्यों कराह रही हैं? तब शकुंतला जी ने कहा कि अरे बेटा, अब मैं तुझे क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं सुबह सुबह उठ करके तेरे और बच्चों के लिए नाश्ता बनाने गई थी, तब मेरे शरीर की हड्डियों में शायद अब उतनी जान नहीं बची है कि वो अब एक काम भी कर पाएं। और एक तो कल्पना ने सारे बर्तन इतने ऊपर रखे हैं कि मुझसे तो उन्हें पकड़ते ही नहीं बन रहा है, और इस चक्कर में मैं लड़खड़ा गई और कमर के बल गिर गई, जिससे मेरे हाथ के साथ साथ मेरी कमर में भी मोच आ गई। अब तुम सब तो सो रहे थे और मुझे कोई उठाने के लिए भी नहीं था, इसलिए जैसे तैसे करके मैं अपने बिस्तर तक तो आ गई, पर बेटा तुम लोगों के लिए कुछ खाने को नहीं बना पाई। अब लगता है कि कुछ दिनों तक बना भी नहीं पाऊंगी। ये सुन करके कपिल ने तुरंत कहा कि माँ, आपको बहुत तो चोट नहीं लगी ना? वरना अभी चलिए, मैं वापिस बाद में, पहले आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। शकुंतला जी ने कहा कि अरे नहीं बेटा, थोड़ी सी ही मोच है, ठीक हो जाएगी, लेकिन अब घर के काम और खाना का क्या होगा? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए मैं तेरा कभी बुरा नहीं चाहूंगी। मैं मानती हूँ कि कल्पना थोड़ी घमंडी और स्वार्थी औरत है, पर उसके जाने से देखना घर का सारा भूगोल ही बदल गया। इसलिए मेरी बात मान और उसे जा करके वापस बुला ला। कम से कम घर का काम और मुंह में निवाला तो मिलता रहेगा हमें। ये सुन करके कपिल को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि कभी नहीं माँ, मैं कल्पना के सामने कभी नहीं झुकूंगा। माँ अपनी मर्जी से ये घर छोड़ करके गई है तो वो आएगी भी अपनी मर्जी से ही, इसलिए मैं घर के काम और खाने के लिए आज ही मेड का इंतजाम करता हूँ, जिससे आपको और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को आकर के बात करता हूँ आपसे। और फिर कपिल बिना कुछ खाए ऑफिस के लिए निकल गया। कपिल के साथ ये पहली बार हुआ है कि वो कल्पना से शादी करने के बाद घर से कभी भूखा अपने काम के लिए निकला था, क्योंकि कल्पना चाहे जैसी भी परिस्थिति में रही हो, उसने कभी अपने फर्ज का साथ नहीं छोड़ा। और आज शायद ये कल्पना के ना होने का ही परिणाम था, जिसे कपिल अभी तक समझ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर का अहंकार उसे अपनी गलती मानने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहा था। इधर कपिल के जाते ही शकुंतला जी का, क्योंकि उसके अंदर का अहंकार उसे अपनी गलती मानने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहा था। इधर कपिल के जाते ही शकुंतला जी का हाय राम बोलना शांत हो गया और वो उठ करके खुशी से झूमने लगी कि आखिर उसकी चाल कामयाब हो गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि अच्छा हुआ कि कल रात को भूखे पेट ही सही, पर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मैंने ये प्लान बना लिया, वरना आज सुबह होते ही मुझे घर के काम और किचन में ही बाकी की जिंदगी गुजारनी पड़ती। इसलिए तो मैंने ये गिरने का बहाना बना लिया और अपने बेटे को अपनी बातों में फंसा लिया। और अब मुझे कुछ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो काम वाली आने वाली है। अब देखना कैसे मैं उस काम वाली से अपने घर के और अपनी सेवा करवाती हूँ। लेकिन कल्पना वापस आ जाती तो ठीक होता, कम से कम उनके हाथों का स्वाद मेरी जीभ को लग चुका है। अब उसके जैसा खाना कोई और बना पाएगा या नहीं, ये तो अब वक्त ही बताएगा। पर मुझे क्या, मुझे तो बस एक नौकरानी से मतलब है, चाहे वो मेरी अनपढ़ बहू हो या फिर कोई पैसे ले करके काम करने वाली हो। पर अगर कल्पना होती तो, क्योंकि इसे तो काम करने के पैसे भी देने पड़ते। कपिल वक्त से पहले तो नहीं, पर वक्त पर अपनी ऑफिस पहुंच चुका था।
और कपिल के जाते ही मिस्टर मेहता के साथ उसकी मीटिंग शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन आज कपिल का मीटिंग में मन नहीं लग रहा था। एक तो वो जल्दी जल्दी घर से भूखा ही निकल आया और ऑफिस पहुंचते ही मीटिंग शुरू हो गई, तो उसे यहाँ भी खाने के लिए वक्त नहीं मिला। जैसे तैसे करके कपिल ने 2 घंटे की मीटिंग पूरी की और मीटिंग के खत्म होते ही वो सीधा ऑफिस के कैंटीन में चला गया। कपिल को ऐसे देख करके कपिल का दोस्त उसके पास आया और कपिल को ऐसे जल्दी जल्दी खाता देख करके उसने हंसते हुए कपिल से कहा कि क्या कपिल, आज भाभी ने तुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया है क्या, जो ऐसे भूखमरों की तरह खा रहा है। ये सुन करके कपिल ने हंसते हुए कहा कि अरे तेरी भाभी को आता ही कहाँ है कुछ, वो तो बस सारा दिन यहाँ से वहाँ घर पर रह करके अपना टाइम पास करती हैं, और फिर एक औरत हो करके घर की रसोई भी ना संभाल पाए तो किस काम की ऐसी औरत। और वैसे भी वो इस समय अपनी बहन के घर गई हैं। ये सुन करके तभी कपिल के दोस्त ने कहा कि तभी तो तू आज ऑफिस इतना लेट पहुंचा है, क्योंकि घर पर आज तेरी चाकरी बजाने के लिए भाभी नहीं थी, जिससे उनका टाइम पास हो जाता। ये सुन करके कपिल को अपने दोस्त के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ गया, पर उसने अपने दोस्त से कुछ कहा नहीं। कपिल का स्वभाव उसके ऑफिस में लगभग सभी जानते थे कि उसकी मानसिकता एक गृहिणी औरत के लिए अलग थी और एक जॉब करने वाली औरत के लिए अलग थी। जबकि औरत कभी अलग अलग नहीं होती, बस उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव अलग अलग होते हैं। पर इतनी सी बात कपिल जैसे लोगों के दिमाग में कहाँ घुसने वाली थी। अमृता ने कल्पना के लिए एक इंग्लिश टीचर रख दिया था, जो कल्पना को इंग्लिश सीखने में मदद कर रहा था, और कल्पना भी बड़ा मन लगा करके इंग्लिश सीख रही थी। कल्पना की लगन और मेहनत देख करके उसके टीचर से रहा नहीं गया, और उसने भी कल्पना से पूछ ही लिया कि आप अगर बुरा ना माने तो आप क्या मुझे बता सकती हैं कि आपने इस उम्र में इंग्लिश सीखने की कोशिश क्यों की। मतलब आप तो देखने में शादीशुदा और उम्र से माँ समझ में आती हैं, तो फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि आपको इस उम्र में इंग्लिश का ज्ञान लेना पड़ रहा है, वो भी इतना जल्दी जल्दी। कल्पना ने थोड़ा मायूस हो करके कहा कि पहली बात तो टीचर जी, सीखने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। व्यक्ति जब चाहे अपने अंदर ज्ञान का भंडार संजो सकता है, और फिर इंग्लिश सीखना मेरा शौक नहीं बल्कि बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों को मेरी बात इंग्लिश में ही समझ में आएगी। इसलिए मुझे इस इंग्लिश भाषा को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बात रही इतना जल्दी क्यों, तो मेरी इस लड़ाई में मैं अपनों को और अपना घर सब छोड़ करके आई हूँ, जिससे मेरा वहाँ भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे पास वक्त कम है और काम ज़्यादा है। इसलिए आपसे भी मेरी यही निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके आप मुझे उतना जल्दी इंग्लिश सिखा दीजिए। टीचर जी ने कहा कि इतना जल्दी इंग्लिश का इतना ज्ञान होना बहुत मुश्किल काम है, पर आपकी मेहनत देख करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे सकूं। टीचर की बात सुन करके कल्पना का उत्साह दोगुना हो गया, और वो फिर मन लगा करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। और इधर कल्पना के घर में उसके ना होने से हड़कंप मचा हुआ था। आज जतिन और जूही का सो करके उठने में दोपहर के 1 बज गए थे, और उन दोनों ने उठते ही अपने अपने बिस्तर से अपनी माँ को आवाज़ देते हुए कहा कि मम्मी चाय ला करके दीजिए ना, आज बहुत लेट हो गया, अभी तक हमें बेड टी नहीं मिली है। बहुत देर तक जब उन दोनों की बेड टी उनके पास नहीं आई, तब जतिन अपने रूम से और जूही अपने रूम से बाहर आ करके कल्पना को पूरे घर में ढूंढने लगे। पर जब उन्हें कल्पना कहीं नहीं मिली, तब जूही ने अचानक ही कहा कि लगता है भैया मम्मी सच में अब लौट करके नहीं आने वाली हैं, वरना मम्मी इतनी देर तक तो हम दोनों से दूर नहीं रह सकती थी। तभी जतिन ने कहा कि कोई बात नहीं, हम दोनों दादी से चल करके चाय के लिए कहते हैं, वो हमें बहुत मानती हैं, हमारी मम्मी से भी ज़्यादा, तो वो हम दोनों के लिए चाय ज़रूर ही बना देंगी। जतिन और जूही जब ये सोच करके अपनी दादी के कमरे में गए तो उन्हें वहाँ पर भी अपनी दादी नहीं मिली, और फिर जतिन और जूही ने पूरा घर छान लिया, पर उनकी दादी उन्हें कहीं नहीं मिली।
और अब तो जूही का भूख की वजह से दम बिगड़ा जा रहा था। उसने अपने बड़े भाई जतिन से कहा कि भैया बहुत भूख लगी है, चलो चल करके कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। और वैसे भी इस समय तो मम्मी भी नहीं है घर पर, तो हमें वो घर का बोरिंग खाना भी नहीं खाना पड़ेगा और हम लोग टेस्टी खाना बाहर से ऑर्डर करके खा लेंगे। जतिन ने भी कहा कि हाँ तू ठीक कह रही है, रुक मैं पापा को अभी कॉल करता हूँ कि वो मुझे कुछ पैसे भेज दें, तो मैं बाहर से हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। जतिन ने अपने फ़ोन से कपिल को बहुत कॉल किए पर कपिल काम में व्यस्त होने की वजह से जतिन का कॉल नहीं उठा पाया। अब कपिल से बात ना हो पाने की वजह से जतिन को पैसे नहीं मिले, जिससे वो अपने और जूही के लिए बाहर से खाना ऑर्डर नहीं कर पा रहा था और अब दोनों को भी भूख से बहुत बुरा हाल हो रहा था। तभी जूही ने जतिन से कहा कि क्यों ना भैया हम घर से ही पैसे ले लें और फिर जब पापा घर वापस आएंगे तो वो उन्हें हम इन पैसों के बारे में बता देंगे। जतिन ने कहा कि ख्याल तो तेरा अच्छा है, पर हमें घर में पैसे देगा कौन? ना तो घर पर मम्मी है और ना ही दादी हैं, तो अब हमें कौन देगा पैसा? तब जूही ने कहा कि अगर मम्मी होती भी ना भैया तो भी हमें पैसे नहीं दे पाती, क्योंकि उनके पास पैसे होते ही नहीं हमें देने के लिए, और ऊपर से लेक्चर अलग सुनने को मिलता। वो कहते हैं ना मुफ्त का ज्ञान। लेकिन दादी के कमरे में जा करके अगर हम चेक कर लें तो 1000 रुपये जरूर मिल जाएंगे। जतिन ने कहा कि तू पागल हो गई है क्या? दादी को तू भी अच्छे से जानती है, अगर उन्हें पता चला कि उनकी गैर हाजिरी में हमने उनकी अलमारी से पैसे निकाले हैं तो वो तांडव मचा देंगी घर पर, और पापा भी तो उनकी ही सुनेंगे और फिर वो हम दोनों के खिलाफ पापा के कान भर देंगी, जैसा कि वो हमारी मम्मी के साथ हमेशा करती हैं। जूही ने मुंह बनाते हुए कहा कि काश पापा भी हमारी तरह होते, हमारी तरह ही वो भी अपनी माँ को नहीं मानते तो कितना अच्छा होता। जूही की बात सुन करके जतिन को भी अब जूही का आइडिया सही लगने लगा और ऊपर से अब दोनों का ही भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था। जतिन ने कहा कि मैं तेरी बात मानने को तैयार हूँ, पर एक बात मेरी भी तुझे माननी पड़ेगी। जूही ने कहा कि हाँ बोलो भैया। जतिन ने कहा कि हम अभी किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे, अगर हमें दादी के कमरे से पैसे मिल भी जाएंगे तो जब पापा हमें पैसे दे देंगे तो हम चुपचाप जा करके वो पैसे दादी के कमरे में जा करके रख देंगे। इससे दादी को भी पैसों के बारे में पता नहीं चलेगा और ना ही घर पर कोई बवाल होगा और हमारी पेट पूजा भी हो जाएगी। जूही ने भी जतिन की बात मान ली और दोनों भाग करके अपनी दादी के कमरे में गए और जा करके इधर उधर पैसे ढूंढने लगे। और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद आखिर दोनों के हाथ में शकुंतला जी का बटुआ लग ही गया। दोनों ने जब बटुआ खोला तो दोनों की ही आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसमें कम से कम 7 से 8 हजार रुपए थे। ये देख करके जतिन ने तुरंत जूही से कहा कि दादी तो कोई कमाई भी नहीं करती हैं, फिर उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? तभी जूही ने कहा कि कहीं दादी भी तो हमारी तरह घर में किसी के ना रहने पर पैसा चोरी करती हो। और इतना कह करके जूही जोर जोर से हंसने लगी, पर जब जतिन ने जूही को इस मजाक में उसे घूर करके देखा तो जूही ने अपने दांत दिखाना बंद कर दिया और फिर दोनों ने फिर उसमें से 2000 निकाले और बटियों को जैसे को तैसा रख दिया और फिर तुरंत एक के बाद एक कई महंगी डिश ऑर्डर की। थोड़ी देर में खाना भी आ गया और जूही जतिन ने जम करके खाना खाया, पर जतिन ने इतना सारा खाना मंगा लिया था कि जरूरत से ज्यादा ही खाना अब बर्बाद होने वाला था, क्योंकि अब जूही और जतिन दोनों का ही पेट भर चुका था और अब उनसे और नहीं खाया जा रहा था। तभी जूही ने कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, खाना तो बहुत बच गया है। जतिन ने कहा कि ये बचा हुआ खाना हम दादी को खिला देंगे, आखिर उनके पैसे के खाने में उनका इतना हक तो बनता ही है। और दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे। तभी शकुंतला जी वहां पर आ गई और दोनों बच्चों को ऐसा हंसता हुआ देख करके उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा चुटकुल्ला सुना रहा है तू अपनी बहन को, जो इतना जोर जोर से और तू भी हंस रहा है। दादी को देखते ही दोनों चुप हो गए और जतिन ने बात को
पलटते हुए कहा कि दादी, आप कहाँ चली गई थी? हम दोनों ने ही आपको कितना घर में ढूंढा। ना तो आपने आज बेडटी दी और ना ही हमारे लिए कुछ खाने को बनाया। इसलिए हमने फिर पापा को कॉल किया और ये खाना ऑर्डर करवाया। दादी ने कहा कि खाना सिर्फ तुम दोनों का ही खाना था या फिर पूरे मोहल्ले को, जो इतना खाना एक बार में ही मंगा लिया तुम दोनों ने? अरे मैं तो डॉक्टर के पास गई थी, वो आज तुम लोगों के लिए ही नाश्ता बनाने गई थी और किचन में पैर फिसल गया और मैं गिर गई और मुझे मोच आ गई। जतिन ने कहा कि कोई बात नहीं दादी, इस उम्र में अक्सर लोग गिरते ही रहते हैं, अभी जमीन में तो कभी किसी की नज़र से। पर आप चिंता मत करो, हम दोनों को जितना खाना था हमने खा लिया है। अब आपको खाना है तो आप भी इसमें से खा सकती हैं। जतिन की बात सुन करके शकुंतला का गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने फिर से बड़े शांति से कहा कि तेरी दादी अभी इतनी भी कमज़ोर नहीं हुई हैं कि उसकी आंखें कमज़ोर हो जाएं और ये बचा खुचा खाना तुम दोनों ही रात में खा लेना, क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मेरी सहेली ने मुझे गरम गरम पकवान बना करके खिला दिए। तभी जूही ने कहा कि पर आप तो कह रही थी कि आप डॉक्टर के पास गई थी, फिर आपकी सहेली ने आपको खाना कहाँ खिला दिया? अब शकुंतला जी ने अपने ही झूठ में खुद फंस गई और उन्होंने बात बनाते हुए कहा कि अरे मेरा मतलब है मेरी सहेली के साथ ही मैं डॉक्टर के पास गई थी और फिर वो मेरी हालत देख करके मुझे अपने घर अपने साथ ले गई। और फिर बेचारी को जब तेरी माँ की हरकत के बारे में पता चला तो उसने अपनी बहू से कह करके मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाया और फिर मुझे यहाँ तक छोड़ करके गई। अब मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा आराम करने। और बच्चों, तुम लोगों भी अपनी अपनी पढ़ाई कर लेना, शाम तक पापा किसी काम वाली का इंतजाम कर देंगे। इतना कह करके शकुंतला जी वहां से अपने कमरे की तरफ चली गई। ये देख करके जूही ने धीरे से जतिन से कहा कि अच्छा ही हुआ भैया जो हमने दादी के बैग से पैसे निकाल लिए, वरना हम उनकी राह देखते देखते भूखे ही मर जाते कि ये कब आएंगी और कब हमें खाना बना करके देंगी। अरे ये तो बड़ी स्वार्थी हैं, खुद जा करके खा करके आ गई और हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी जतिन ने कहा कि जब हमारी माँ ने ही हमारे बारे में नहीं सोचा, तब तो ये हमारे पापा की माँ हैं, उन्हें भला हमारी इतनी चिंता क्यों होगी। इतना कह करके जतिन भी अपने फोन को चलाते हुए अपने कमरे में चला गया। जो ही वहीं पर बैठे बैठे सोचने लगी कि क्या सच में मम्मी घर वापस नहीं आएंगी? अगर वो नहीं आई तो मेरे स्कूल के लिए टिफिन और मेरी हर चीज मेरे कमरे में कौन आ करके देगा? ये दादी तो बड़ी कामचोर हैं, इनसे ना होने वाला एक ढेला का भी काम तो अब मेरे नखरे कौन उठाएगा? मम्मी भी ना, आखिर क्या जरूरत थी यहाँ से जाने की? अपनी खुद की इतनी जिंदगी काट ही ली थी तो बाकी की भी बची हुई काट लेती। अब इस उम्र में झांसी की रानी बनने का भला क्या जरूरत थी उन्हें? खैर पापा आज शाम को एक मेड ला ही देंगे, फिर उससे मैं अपने सारे मम्मी वाले काम कराऊंगी। कल्पना के बच्चों को और उसकी सास को उसकी याद की एक झलक आई तो थी, पर वो कल्पना के लिए, उनके प्यार के लिए नहीं, बल्कि कल्पना के कमर तोड़ काम के लिए। क्योंकि कल्पना एक पैर में खड़े हो करके अपने घर का सारा काम और फिर हर इंसान की अलग अलग ज़रूरतों का पूरा करने में लगी रहती थी। फिर कल्पना ने अपनी सास को माँ मान करके, अपने बच्चों को अपनी जिंदगी मान करके उनकी निस्वार्थ सेवा की। आज वही लोग उसे सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए याद कर रहे थे। शाम का वक्त हो रहा था और अब कपिल के घर लौट करके आने का समय भी। शकुंतला जी तो बड़ी बेसब्री से अपने बेटे कपिल का इंतजार कर रही थी कि वो जल्दी से घर आकर के कामवाली की खबर दे, नहीं तो ये काम की पोटरी सीधा जा करके शकुंतला जी के सिर फिर गिरने वाली थी। कल्पना के घर पर ना होने से जैसे हर किसी को आज़ादी का लाइसेंस मिल गया था। सास पर तो कल्पना ने कभी हुक्म चलाया ही नहीं था, पर हाँ वो बच्चों को जरूर उनकी पढ़ाई के लिए हर वक्त टोकती रहती थी। पर अब जब कल्पना घर पर ही नहीं थी तो कल्पना के दोनों बच्चे जूही और जतिन
इस बात का पूरा फायदा उठा रहे थे। कपिल के आते ही शकुंतला जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो भाग करके कपिल के पास गई, ये देख करके कि अब उसकी माँ की हालत सुबह से काफी ठीक दिख रही है। तो कपिल ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा कि अरे वाह माँ, आप तो बिल्कुल ठीक लग रही हैं। आपको देख करके ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि सुबह आपको मोच आई थी। मेरे जाने के बाद घर में कोई जादू हुआ था क्या? कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। शकुंतला जी ने कहा कि अरे मैं आज ही डॉक्टर को दिखा करके आई हूँ, तो उन्होंने कहा कि ज्यादा गहरी चोट नहीं है, 1-2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कपिल ने कहा कि सच में ना माँ, आपको गहरी चोट नहीं आई है? शकुंतला जी ने कहा कि हाँ सच में। पर तू ये सब छोड़ और ये बता कि काम वाली कल से कितने बजे आएगी? ये सुन करके कपिल ने एकदम से हैरानी से कहा कि आई एम सॉरी माँ, मुझे बिल्कुल भी काम के आगे ध्यान ही नहीं रहा और मैंने किसी को भी कल से काम के लिए नहीं आने को कहा है। ये सुन करके तो शकुंतला जी की तो सांस ही अटक गई और वो कुछ कपिल से कह पाती कि तभी कपिल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब आप पहले से भी ठीक हो गई हैं और डॉक्टर ने भी आपको बता दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। तो प्लीज आप जा करके मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म चाय बना लाइए और हाँ, साथ में कुछ खाने के लिए भी बना करके नाश्ता ले आइएगा। कपिल को ऐसे बोलते सुन करके जतिन और जूही ने भी तुरंत अपनी दादी से कहा कि हम दोनों के लिए भी आप सेम ले आइएगा। कपिल की बात सुन करके जहां शकुंतला जी का दिमाग पहले ही खराब हो चुका था, वहां दोनों बच्चों की फरमाइश सुन करके अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उन्होंने अपने बेटे के सामने तो कुछ नहीं कहा, पर किचन में जा करके वो खुद में बड़बड़ाने लगी कि मैंने सोचा था कि ये शाम तक किसी काम वाली को लेकर के आएगा, तो मुझे अपने मोच वाले नाटक को और बढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन अब लग रहा है कि काश बिस्तर पर लेट करके हाय राम चीखती ही रहती तो वही सही था। कम से कम ये काम मुझे तो नहीं करने पड़ते। और अब मुझे कपिल की बात पर ज्यादा भरोसा भी नहीं है कि ये सच में कोई काम वाली लाएगा भी या नहीं। इसलिए इससे एक बार फिर कल्पना को घर वापस बुलाने के लिए बोल करके देखती हूँ। खुद में बड़बड़ाते हुई शकुंतला जी की चाय बन करके तैयार हो चुकी थी। अब वो नाश्ता क्या बनाएं, इस सोच में शकुंतला जी ने सामने रखे बिस्किट का पैकेट उठाया और चाय के साथ लेकर के कपिल के पास आ गई। उन्होंने कपिल को चाय दी और साथ में बिस्किट का पैकेट भी। ये देख करके कपिल ने कहा कि क्या हुआ माँ, आपने फिर कुछ नहीं बनाया खाने के लिए? शकुंतला जी ने कहा कि देख बेटा, अब मेरी उम्र घर के काम करने की नहीं रही है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। और तुम लोगों को क्या, तू तो सुबह से ऑफिस चला जाएगा और ये बच्चे सारा दिन घर में रह करके मस्ती करते हैं। और अरे मेरी उम्र अब आराम करने की है, काम करने की नहीं। इसलिए तुझे अभी भी कह रही हूँ कि जा करके कल्पना को ले आ वापस, उसकी गृहस्थी है, वो ही इसे संभाल सकती है। कपिल को अब अपनी माँ की बातों से भी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि बार बार कल्पना की बड़ाई सुन करके कपिल के अहम को बार बार बहुत ठेस पहुंच रही थी। इसलिए अब वो भी चुप नहीं रहा और उसने भी अपनी माँ से ऊंची आवाज में कहा कि मैंने भी आपको साफ साफ शब्दों में समझा दिया है कि मैं उस औरत के आगे झुकने वाला नहीं हूँ, और वैसे भी झुका उसके आगे जाता है जिसमें खुद से ज्यादा काबिलियत और पावर हो। और उस कल्पना के पास ऐसा क्या है जो मैं उसके आगे झुक जाऊं? ना तो वो कमा सकती है और ना ही वो इतनी मॉडर्न और स्मार्ट औरतों में से है जिनके पीछे मैं भागूं। यहाँ तक कि वो तो अपना इंट्रो भी ढंग से इंग्लिश में नहीं बोल पाती है। तो फिर ऐसी औरत के आगे भला मैं क्यों झुकने जाऊं? सिर्फ इसलिए कि सुबह से उठ करके देर रात तक घर का काम करती है, बच्चों का, आपका और मेरा ध्यान रखती है। अरे माँ, मैं किसी भी मेड को अच्छी खासी कीमत दूंगा तो वो भी हमारे घर में 24 घंटे रह करके काम करेगी। और बात रही ध्यान रखने की, मुझे नहीं लगता है कि अब हम सब इतने बच्चे या नादान हैं कि अपना ध्यान खुद ना रख सकें। इसलिए अब आप कल्पना के नाम की माला जपना बंद कीजिए और आराम करिए।
मैं कल सुबह एक मेड को लेकर के आऊँगा और अभी के लिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, वो बस आता ही होगा। जब आप भी सुकून से रहिए और हम सबको अब आप भी सुकून से रहिए और हम सबको भी रहने दीजिए। कपिल अपनी बात कह करके मुंह हाथ धोने के लिए चला गया, पर अभी भी शकुंतला जी को चैन नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी यही चाहती थी कि घर के काम के लिए उनकी अनपढ़ बहू ही वापस आए। शायद ये कल्पना के ही गुण थे जो शकुंतला जी खुल करके अपनाना नहीं चाहती थी कि कल्पना एक कुशल गृहिणी है। थोड़ी देर में ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया और फिर सब ने मिल करके बड़े चाव से खाना खाया, पर शकुंतला जी से एक निवाला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि उन्हें इन सब खाने की आदत नहीं थी और अब उनकी उम्र भी हो चुकी थी और उम्र के साथ कई बीमारी भी। उनमें से उन्हें डॉक्टर ने ज़्यादा तला भुना भी खाने के लिए मना किया था, इसलिए कल्पना रोज सब के लिए अलग अलग खाना बनाती थी। बच्चों और पति के लिए मसालेदार और अपनी सास के लिए सादा और पौष्टिक आहार। लेकिन अब शकुंतला जी के पास कल तक का इंतजार के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत खाना खाया और वहां से उठ करके अपने कमरे में चली गई। देर रात हो चुकी थी, पर शकुंतला जी को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। तला भुना खाने की वजह से और भूखा भी रहने की वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा था, पर शकुंतला जी अलग ही सोच में डूबी हुई थी। वो लेटे लेटे बस भगवान से यही सवाल कर रही थी कि आखिर बुढ़ापे में उन्हें ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। एक रात नहीं बल्कि आज दूसरी रात भी उन्हें भूखा ही सोना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान जैसे मैंने जो कल्पना के साथ किया है, हर बार उसके हिस्से का खाना खा करके उसे भूखा सुला करके अब मेरे साथ भी आप वही कर रहे हैं। क्या सच में कर्म लौट करके आता है? पर मैंने तो कल्पना को एक नहीं दो नहीं बल्कि ना जाने कितनी रातें उसके हिस्से का खाना खा खा करके उसे भूखा सुलाया है। तो क्या अब मेरे कर्म अब मुझसे हर रात का हिसाब लेंगे? नहीं भगवान, ऐसा मत करना, वरना मैं बूढ़ी औरत 1 साल की जगह 1 हफ्ते में ही मर जाऊंगी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।